हेलो, वेलकम टू द बिगिनर पाठशाला। आज हम चर्चा करेंगे पैट एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि पैट एग्ज़ाम के ही थ्रू अब हम आने वाले किसी भी एग्ज़ाम कंपटीशन में बैठ सकते हैं। और इसमें आज हम चर्चा करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जिसकी वेटेज 5 नंबर की दी गई है। और इसमें हम चर्चा करेंगे आज दिल्ली सल्तनत के बारे में, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में दिल्ली सल्तनत दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत, जिसमें हमें पढ़ना होगा 1206 से लेकर 1526 तक। दिल्ली सल्तनत में हमें पढ़ना होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी में। इसमें हमें 5 वंशों के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें कि सबसे पहला आता है स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। इसके बाद हमें पढ़ना होगा एक और वंश के बारे में, जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। इसके बाद हमें पढ़ना होगा सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1414 से लेकर 1491 ईस्वी तक। इसके बाद हमें पढ़ना होगा दिल्ली सल्तनत का एक आखिरी वंश, जिसे हम जानते हैं लोधी वंश के बारे में या लोधी डायनेस्टी के बारे में, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। और 1526 ईस्वी में लोधी वंश में शासन कर रहा होगा इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी के ही शासनकाल में हिंदुस्तान में आगमन होगा बाबर का, और बाबर के साथ लड़ा जाएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर बाबर हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना करेगा, मुगल डायनेस्टी की स्थापना करेगा। तो आज की हम कहानी की शुरुआत करेंगे गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी से। चलिए शुरू करते हैं। स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। और इसी गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। और इसी गुलाम वंश को इलबारी वंश भी कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। और इसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। और कभी कभी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन ये है कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का मीनिंग पूछ लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऐबक? ऐबक का मतलब होता है गॉड ऑफ मून या चंद्रमा का स्वामी। या चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का मतलब ही होता है गॉड ऑफ मून या चंद्रमा का स्वामी या चंद्रमा का देवता। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनिशियली हिंदुस्तान में गुलाम वंश की स्थापना करने के लिए मना कर दी थी, लेकिन लाहौर की जनता पे इंसिस्ट करने पर या आग्रह करने पर इसने हिंदुस्तान में स्थापना करी गुलाम वंश की, क्योंकि गुलाम वंश का उद्देश्य यह था हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति करना और इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना। इसीलिए लाहौर की जनता पर इसने कहने पर दिल्ली के अंदर गुलाम वंश की स्थापना करी। तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सबसे पहली राजधानी किसे बनाया? लाहौर को। इसके बाद इन 1194
कुतुबुद्दीन ने ही दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। और अगर हम गूगल पर सर्च करेंगे इंडिया के अंदर सबसे पहली मस्जिद कब बनी, तो रिजल्ट निकल कर आएगा केरल, क्योंकि वो बनी थी 7वीं सेंचुरी के बारे में, जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन उस मस्जिद में कभी भी इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में नहीं कहा गया था। इसके बाद 1196 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, और ये बनवाई कहाँ पर? अजमेर में। 1196 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर में बनवाई 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद। और ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये जो मस्जिद है ये 2.5 दिन में ही बनकर तैयार हो गई थी। इसी वजह से इस मस्जिद का नाम पड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा। इसी के बाद इन 1199 ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन वह इसे पूरी नहीं करवा पाया। इसे पूरी करवाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम, और जो इसका दामाद भी था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार को निर्माण का पूरा करवाएगा। और ये जो कुतुब मीनार है इसका जो नाम रखा गया था वो था दिल्ली का ही एक प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के भी गुरु हुआ करते थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के ही नाम पर रखा गया कुतुब मीनार का नाम। इसी के बाद इसने वहाँ की जनता में लाखों रुपए का दान दिया, लाखों रुपए बंटवाए। इसी उपलक्ष्य में दिल्ली की जनता ने खुश होकर इसे एक उपाधि दी, जिसे हम जानते हैं लाख बख्श के नाम से। लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला है, लाखों को बख्शने वाला ही क्या कहा जाता है? लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था पील बख्श। पील बख्श। हाथियों का दान करने वाले को ही क्या कहा जाता है? पील बख्श। कुतुबुद्दीन का ही एक गुलाम या एक स्लेव, जिसका नाम था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को ही बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अपने गुलाम, जिसका नाम था इल्तुतमिश, उसी गुलाम को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही एक उपाधि धारण करी, जिसे हम जानते हैं सीपा सलार के नाम से। अब ये सीपा सलार का मतलब क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी अपने आप को एक शासक नहीं मानता था, एक रूलर नहीं मानता था, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था और इसने हमेशा सेनापति की ही गद्दी पर बैठकर हमेशा शासन किया। इसी वजह से इसने उपाधि धारण करी, जिसे हम जानते हैं सीपा सलार के नाम से। इसी के बाद 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते समय
पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन भी बनता है और पूछा जाता है कि दिल्ली का वो कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी। वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक पुत्र जिसका नाम था आराम शाह 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा आराम शाह। लेकिन जैसे ये बात पता लगी किसे, इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश ने कहा जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था और दामाद भी था, तो इसी वजह से मैं भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी हूँ और दामाद भी हूँ। इसी वजह से दिल्ली का असली हकदार तो मुझे ही है। इसीलिए 1211 ईस्वी में लड़ा गया बैटल ऑफ जूड, या जूड का युद्ध। जो लड़ाई किसके बीच में गया, इल्तुतमिश और आराम शाह। और इस जूड के युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर इसकी हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत में अगला सुल्तान बन बैठा बाय द नेम ऑफ इल्तुतमिश। इसके बाद हमें पढ़ना होगा इल्तुतमिश, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1211 से लेकर 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, या एक्चुअल फाउंडर। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसे बगदाद के खलीफाओं द्वारा सुल्तान की उपाधि से नवाजा गया था। और जैसे ही बगदाद के खलीफाओं द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि से नवाजा गया, इसके बाद इल्तुतमिश ने ऐलान करवाया, मेरे बाद दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक आएंगे, जितने भी रूलर आएंगे, वे सभी अपने नाम के पीछे जोड़ेंगे सुल्तान, और सभी के सभी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सुल्तान। इसी वजह से दिल्ली सल्तनत नाम पड़ा है, सुल्तान से ही बना है सल्तनत। इसी के बाद फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया या भारत का प्रथम सुल्तान ये कौन हुआ है, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के ही शासनकाल में 1220 ईस्वी में, इल्तुतमिश के ही शासनकाल में 1220 ईस्वी में हुआ है इन्वेजन ऑफ गेंगिस खान। इन्वेजन ऑफ गेंगिस खान या चंगेज खान का आक्रमण। चंगेज खान का आक्रमण, इसका वास्तविक नाम था, हिज एक्चुअल नेम वाज तैमूचिन। इसका वास्तविक नाम तैमूचिन था। अब चंगेज खान को हिंदुस्तान में आने की क्या जरूरत पड़ी, पहले वे समझ लेते हैं। चंगेज खान का ही एक छोटा भाई हुआ करता था जिसकी हत्या जलालुद्दीन मंगबर्णी ने कर दी थी। उसी जलालुद्दीन मंगबर्णी का पीछा करते हुए हिंदुस्तान की सीमा तक आ पहुंचा कौन, चंगेज खान। और जैसे ही जलालुद्दीन मंगबर्णी को पता चला कि हिंदुस्तान में चल रहा है इल्तुतमिश का शासनकाल, दिल्ली की गद्दी पर बैठा है इल्तुतमिश, जलालुद्दीन मंगबर्णी ने इल्तुतमिश के पास संदेश भिजवाया कि आप मेरी सहायता कीजिए चंगेज खान से बचाने में, मैं आपको सोने अशरफियों से माला माल कर दूंगा। लेकिन जैसे ही ये बात पता लगी चंगेज खान को, चंगेज खान ने भी तुरंत इल्तुतमिश के पास संदेश भिजवाया और कहा, अगर आपने
जलालुद्दीन मंगमंडी की सहायता की, उसे तो मरने से खुदा भी नहीं बचा सकता। अगर आपने उसकी सहायता करी वो तो मरेगा ही, लेकिन उसके बाद मैं दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिल्ली शहर को निस्तो नाबूद कर दूँगा। और इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और जलालुद्दीन मंगमंडी की सहायता नहीं की। और इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर एक बहुत बड़ा मंगोल आक्रमण होने से बचा है, इसीलिए हम इसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। 1220 ईस्वी। इसके बाद इल्तुतमिश स्टार्टेड सिल्वर कॉइन्स या चांदी के सिक्के, जिन्हें कहा जाता था टंका या टका, टंका या टका। इल्तुतमिश स्टार्टेड कॉपर कॉइन्स या तांबे के सिक्के, जो कहे जाते थे जीतल। इसके बाद इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा की प्रथा बनाई। दल चालीसा। अब ये तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा क्या होती है वो समझ लेते हैं। इल्तुतमिश के ही कुछ खास गुलाम हुआ करते थे, कुछ सरदार हुआ करते थे, जो कि 40 सरदार हुआ करते थे। और उन 40 सरदारों को, उन 40 गुलामों को ही एक दल को नाम दिया गया तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा। बेसिकली सुल्तान ने अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए एक दल का निर्माण करवाया, जिसे हम बोलते हैं तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा। बेसिकली दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पावरफुल पद था वो था सुल्तान, और उसी के बाद होता था वजीर, और वजीर के ही इक्वलेंट होते थे ये दल चालीसा। उस दल चालीसा में 40 सरदार हुआ करते थे, और ये दल चालीसा डायरेक्ट सुल्तान को ही रिपोर्ट किया करते थे। इसके बाद इल्तुतमिश के ही शासनकाल में हुआ इक्ता व्यवस्था या इक्ता प्रथा। अभी इक्ता प्रथा क्या होती है? दिल्ली सल्तनत में किसी भी सैनिक को कोई नगद वेतन तो दिया नहीं जाता था, लेकिन जो भी युद्ध में हड़पी गई संपत्ति थी या धन था या जमीन जायदाद थी, जो भी किसी सैनिक को दिया जाता था वही क्या कहलाती थी? इक्ता प्रथा। इसी के बाद इन 1229 इसमें ही कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। 1229 ईस्वी में ही इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, और इसी वर्ष 1229 ईस्वी में ही मेड दिल्ली हिज कैपिटल, और 1229 ईस्वी में ही इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेकर आया। इल्तुतमिश के 4 बेटे हुआ करते थे, लेकिन इल्तुतमिश अपने चारों बेटों में से भी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए योग्य नहीं समझा करता था। एक बार इल्तुतमिश कालिंजर अभियान पर गया, और उस अभियान पर इल्तुतमिश के चारों बेटे असफल रहे और नाकामयाब रहे। और उस कालिंजर अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? इल्तुतमिश की ही एक पुत्री जिसका नाम था रजिया सुल्तान। और इल्तुतमिश ने खुश होकर इसी बात से अपना अगला उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? अपने चारों बेटों में से नहीं, बल्कि अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को। इसके बाद 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश डाइड, और इसी के बाद दिल्ली की सिंहासन पर बैठी दिल्ली की एक और सुल्तान जिसका नाम था रजिया सुल्तान। इसके बाद हमें पढ़ना होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा 1236 से लेकर 1240 ईस्वी में। और रजिया सुल्तान में हम पहला ही पॉइंट लिखेंगे, यह दिल्ली की प्रथम
और एकमात्र महिला शासक थी। यह दिल्ली की प्रथम और एकमात्र महिला शासक थी। और रजिया सुल्तान जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी वो चल रहा था 13वीं शताब्दी का समय। और उस समय वैसे भी मुस्लिम महिला और कोई भी पुरुष ये नहीं चाहता था कि एक महिला पूरी पूरी दिल्ली की जनता पर अपना हुकूमत चलाए। इसी वजह से रजिया सुल्तान ने सभी के सभी लोगों ने इसका विरोध किया। तो रजिया सुल्तान लाल वस्त्र धारण कर दिल्ली की जनता के सामने गई और कहा कि मेरे पिता इल्तुतमिश ने मुझे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, इसलिए मैं ही दिल्ली की असली हकदार हूँ। इसीलिए दिल्ली की जनता ने साथ दिया रजिया सुल्तान का और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की हत्या कर दी। और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की हत्या करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुई कौन? रजिया सुल्तान। इसी के बाद रजिया सुल्तान का ही एक और भाई हुआ करता था जिसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह बहराम शाह भी नहीं चाहता था कि दिल्ली की गद्दी पर उसकी बहन बैठे जिसका नाम था रजिया सुल्तान। और वो जो दल चालीसा जो एक सुल्तान के पक्ष में कार्य किया करता था, सुल्तान के कहने पर कार्य किया करता था, वही दल चालीसा किसके कहने पर कार्य कर रहा था? बहराम शाह के। दल चालीसा। और रजिया सुल्तान ने भी अपने दो खास वफादारों को, जिसमें कि एक का नाम था ऐतगीन, ऐतगीन को इख्तियार बनाया बदायूं का। रजिया सुल्तान ने ऐतगीन को बदायूं का इख्तियार बनाया। इसके बाद एक और विश्वास पात्र था जिसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया को रजिया सुल्तान ने इख्तियार बनाया भटिंडा का। और रजिया सुल्तान का ही एक प्रेमी हुआ करता था जिसका नाम था याकूत खान। अब ये याकूत खान कौन है? याकूत खान एक हबसी हुआ करता था। और जब दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहा था इल्तुतमिश, उसी के शासनकाल में ये खानसामा हुआ करता था, एक बावर्ची हुआ करता था। लेकिन अपनी सेवाओं से प्रभावित कर इसने दिल्ली सल्तनत में एक उच्च पद हासिल किया और इल्तुतमिश के ही घोड़े के रखरखाव देखने का कार्य किया करता था। कौन? याकूत खान। लेकिन 1236 ईस्वी में ही इल्तुतमिश चल बसा और इल्तुतमिश के जाने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठी कौन? रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान को भी घोड़े पर बैठाने का काम कौन करने लगा? याकूत खान। याकूत खान ही रजिया सुल्तान को इस प्रकार से हाथों पर अपने पाँव रखवा कर घोड़े पर बिठाया करता था। और देखते ही देखते दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और इतनी ज़्यादा बढ़ी कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल लगा। और जैसे ही रजिया सुल्तान और याकूत खान की प्रेम प्रसंग के चर्चा होने लगी, दिल्ली सल्तनत में फैली बात, तो दिल्ली की भारी जनता ने, अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग ने रजिया सुल्तान की भारी आलोचना की। अभी अमीर वर्ग क्या होता है? अमीर वर्ग वो होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करता है, जो प्रशासन का कार्य करता है। और ये जो उलेमा होते हैं ये धर्मगुरु होते हैं। इसीलिए इसी विरोध को चलते हुए रजिया सुल्तान ने याकूत खान को एक उपाधि दी जिसे हम बोलते हैं अमीर आखूर। अमीर आखूर। अभी अमीर आखूर क्या होती है? दिल्ली सल्तनत का वो जगह जहाँ पर शाही अस्तबल हुआ करता था, वहीं पर घोड़े का नहलाने धुलाने का काम या उसके रखरखाव का करने का काम। कहने का मतलब शाही असूसाला का प्रधान सेनापति, शाही असूसाला का प्रधान सेनापति किसे बना दिया? याकूत खान को। लेकिन जैसे ही ये बात पता लगी अल्तुनिया को, बस यही बात पसंद नहीं आई किसे? अल्तुनिया ने। इसी वजह से 1240 ईस्वी में
1240 ईस्वी में हुआ रिवोल्ट ऑफ अल्तूनिया इन भटिंडा। अल्तूनिया का विद्रोह। बारह सौ 40 में हुआ अल्तूनिया का विद्रोह। और जैसे ही रजिया सुल्तान को बारे में इस विद्रोह के बारे में पता लगा तो रजिया सुल्तान और याकूत खान इस विद्रोह का नियंत्रण करने के लिए या दमन करने के लिए कहाँ पर गए? भटिंडा। लेकिन अल्तूनिया की सेना ने याकूत खान की हत्या कर दी और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। और जैसे ही ये बात पता लगी गुप्तचरों से बहराम शाह को, बहराम शाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इसीलिए बहराम शाह ने 1240 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर खुद काबिज हो गया दिल्ली के सुल्तान के नाम से। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। अल्तूनिया ही रजिया सुल्तान की बचपन की प्रेमिका हुआ करती थी और इसी बात को देखते हुए अल्तूनिया ने रजिया सुल्तान के सामने निकाह की पेशकश रख दी कि आपको मेरे साथ विवाह करना होगा, नहीं तो आपको देना होगा दिल्ली का सल्तनत या दिल्ली सिंहासन। लेकिन रजिया सुल्तान किसी भी कीमत पर दिल्ली सल्तनत का सिंहासन नहीं देना चाहती थी किसे? अल्तूनिया को। इसीलिए रजिया सुल्तान ने अल्तूनिया के साथ विवाह कबूल कर लिया। और जैसे ये बात पता लगी बहराम शाह को, बहराम शाह झल्लाया, उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। इसीलिए बहराम शाह ने दल चालीसा को आदेश दिया कि जाइए और रजिया सुल्तान और अल्तूनिया की हत्या कर दीजिए। इसीलिए अल्तूनिया और रजिया सुल्तान जब अपनी दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने जा रहे थे तो रास्ते में ही कैथल में एक शिविर लगाया और इस शिविर में आराम कर रही थी कौन? रजिया सुल्तान। और उसी शिविर को रात्रि के समय दल चालीसा के 40 सरदारों ने घेर कर रजिया सुल्तान और अल्तूनिया की हत्या कर दी। और इसी सिचुएशन पर हमारे बॉलीवुड में गाना बना कि रजिया सुल्तान गुंडों में फंस गई। इसी के बाद लिखेंगे 1240 ईस्वी में दल चालीसा किल्ड रजिया एंड अल्तूनिया। दल चालीसा ने रजिया सुल्तान और अल्तूनिया की हत्या कर दी। और आप लोगों के पास सवाल आएगा कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ पर हुई है? कैथल में। इसीलिए मकबरा भी कहाँ पर होगा? कैथल में। और जैसे ही रजिया सुल्तान की हत्या हो गई, इसी के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा अगला सुल्तान बनकर बाय द नेम ऑफ बहराम शाह। इसलिए कहानी को हम यहीं पर रोकते हैं और अगली क्लास में शुरू करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।